राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना के लिए आदर्शवाद का विचार यथार्थवाद से ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब है कि वैश्विक बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जो बहस है ये एक तुलनात्मक बहस है। हम किसी को नकारेंगे भी नहीं और जिस पक्ष का हमें समर्थन करना है बस हम उसको वरीयता दिलाएंगे। अगर हमें आदर्शवाद का समर्थन करना है तो हम ये कहेंगे कि यथार्थवाद भी ठीक है लेकिन इसकी तुलना में आदर्शवाद ज्यादा ठीक है। अगर हमें यथार्थवाद को ज्यादा सुप्रीम दिखाना है तो हम ये कहेंगे कि आदर्शवाद भी ठीक है लेकिन वो ज्यादा प्रासंगिक नहीं है या वो उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना कि यथार्थवाद है। तो कहीं से भी जिस डायरेक्शन में आप लोग आने लगे कि आप उनको नकार रहे हैं पूरी तरीके से या वो आपको नकार रहे हैं, ये अगर नहीं भी हो आप सिर्फ अपनी वरीयता को दिखाएं तब भी जो है बहस अच्छी हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात, फीडबैक से पहले जिस तरीके से आपने मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपने सदन बनाया 1938 का सदन है। हालांकि विपक्ष ने जो है इस पर कुछ भी नहीं कहा लेकिन अगर वो कहना चाहें तो यहाँ पर कह भी सकते हैं कि सदन को जिस तरीके से विपक्ष ने जो है गलत फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि आप सदन में कुछ भी टाइम, जो लोग बैठे हुए वो या प्लेस, इन तीनों चीजों का निर्धारण तभी कर सकते हैं जब सदन पूरी तरीके से ओपन हो। अगर पहले से ही सदन कुछ निश्चित है उसमें आप जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप परिभाषाओं को लेकर के थोड़ा बहुत जो है संकुचन कर सकते हैं या अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने कुछ भी उस पर नहीं कहा। अगर ये कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा आकर के सदन चैलेंज नहीं कर सकते आप, फिर भी ये आप आकर के कह सकते हैं कि ये सदन जो है पक्ष ने गलत फायदा उठाया है। बावजूद इसके हम इस संकुचित सदन में बहस करना चाहते हैं और इसलिए जो है हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जब जैसे ही आप क्लियर कर देंगे, विपक्ष जैसे ही क्लियर कर देगा तो हल्का सा जो है विपक्ष को एज मिलता है कि हाँ जी आपने गलत फायदा उठाया जो आपका प्रिपरेशन टाइम था। अब जो आपने तो तैयारी कर लिया भाई 1938 के हिसाब से, विपक्ष जो है वो कैसे तैयारी करेगा? उसका प्रिपरेशन टाइम का मतलब क्या रहेगा? आप 1938 का सदन बना लिए, हो सकता था आप 1838 का बना दे सकते थे, हो सकता है आप 2038 का बना दें, तो विपक्ष का जो प्रिपरेशन टाइम है वो तो खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं जो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए वो तो नहीं हो पाएगा। तो ये आप आकर के और ज्यादा एक्सप्लेन करके और उसके बाद अपनी बहस होती है। बहस कीजिए, अगर आपको आता है बहस कीजिए, लेकिन ये पहले समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं बहस पर। बहस थी कि बहस मुख्य रूप से ज्यादातर इस पर हुई है कि यथार्थवाद बेहतर है या आदर्शवाद। ये चीजें पीछे रह गई हैं कि इन दोनों से राष्ट्रहित की भावना जो है कैसे ज्यादा परिलक्षित हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कैसे कायम हो रही है। ये चीजें सेकेंडरी हो गई जो कि गोल, ये दोनों माध्यम थे और इन दोनों माध्यमों पर बहस होने लगी कि कौन सा माध्यम ज्यादा बेटर है। आप कह रहे हैं कि आदर्शवाद बेटर है और आप कह रहे हैं कि यथार्थवाद बेटर है, लेकिन इसकी तुलना में जो राष्ट्रहित की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कैसे प्रभावित हो रही है, यहाँ पर दोनों लोग थोड़ा कम है। जो नेता पक्ष आते हैं, आपने तमाम चीजें बताई, उसमें जो है आपका जो कोर जो चीजें आपके वक्तव्य से निकल करके आई वो ये थी कि चूंकि आदर्शवाद की स्थिति ऐसी स्थिति होगी जहां पर ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में और राष्ट्रहित की रक्षा में जो है सहायक बनेंगे। लेकिन यहां पर जब आदर्शवाद की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि आदर्शवाद भविष्य रूपेण चीज है और आप एक ऐसी चीज का उदाहरण लेकर के आ गए जिसका कि सफलता जो है बहुत हद तक सिद्ध नहीं हुई। तो यहां पर आप उनको एज दे रहे हैं कि आपकी कमियों को, जिसको कि आप क्लेम कर रहे हैं कि यह आदर्शवाद की स्थिति है, उसमें कमियां निकाल सके। तो ये आपसे गलती हुई। आपको ये उल्टा कहना था कि ये सारी चीजें यथार्थवाद की चीजें हैं जो आप आगे मिलाए वर्साई की संधि। आप कहिए कि वर्साई की संधि जो है पूरी तरीके से यथार्थवाद पर आधारित है, इसलिए जो है इस तरीके से भेदभाव हुआ। और जो द्वितीय विश्व युद्ध का अभी जो संभावना बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ वर्साई की संधि के कारण हो रही थी कि जिस तरीके से जर्मनी पर जो है जिस संधियां थोपी गई थी, सारा खर्च उसको थोपा गया था, सारे उससे जो है सैनिक वाला जो है छीन लिया गया, सेना वाला आर्थिक से जो क्या थल सेना छीन लिया गया, उसका वायुसेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तमाम चीजें हुई थी उस पर। अन्य प्रकार के जो है जो पफ जो हम लोग कहते हैं पफ डे जो पोलैंड था उसको दे दिया गया, बांट दिया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई थी, बेल्जियम को दे दिया गया था, फ्रांस को दे दिया गया, तो ये सारी चीजें हुई थी। तो ये सब चीजें वर्साई की संधि का परिणाम है, ठीक है। तो ये तो निगेटिव टर्म में है। तो आप ये सब बता सकते हैं कि क्या होगा कि अगर यथार्थवाद को हम अपनाते हैं तो अगर दोनों में युद्ध होता भी है, ठीक है, आदर्शवाद में अगर युद्ध होता है तो वो ज्यादा विध्वंसक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबका लक्ष्य जो है आगे की ओर बढ़ना है। यथार्थवाद में क्या है कि सब सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट को देख रहे हैं और प्रेजेंट में क्या होता है कि जो ताकतवर है वो हमेशा अपनी पावर को जो है आगे ये करना चाहेगा। या आदर्शवाद में क्या है कि आदर्शवाद में यह भी कोई सोच सकता है कि भाई अगर मैं आज आक्रमण करता हूं तो कल को वो ताकतवर हो जाएंगे तो वो भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि दोनों का नुकसान है,
और इसलिए चूंकि दोनों का नुकसान नहीं हो इसलिए हम आदर्शवाद को फॉलो करेंगे। चूंकि ये भविष्य की चीज थी तो आप यह भी कर सकते हैं कि अभी कोई ऐसा संगठन नहीं बना है, लेकिन अगर विपक्ष आप सहमत हो जाए तो चलिए एक संगठन बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वर्साई की संधि या जो है लीग ऑफ नेशन का जो कॉन्सेप्ट आया वो अच्छा था, तो फिर उनका सवाल जो है वाजिब है कि किस तरीके से मित्र राष्ट्र जो कि जीते थे उसमें, ठीक है, उनके द्वारा जो है उसका प्रभुत्व उसमें कैसे ज्यादा है और वो कैसे जो है सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं। जो जर्मनी पर जो सारी संधियां थोपी गई थी वो जबरदस्ती थोपी गई थी, सबको पता है। और क्यों थोपी गई थी? क्योंकि जो है मित्र राष्ट्रों का प्रभाव था। तो आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करके आप अपने पैराडाइम को कमजोर कर रहे हैं, आप अपने भार को जो है कमजोर कर रहे हैं। अगर आदर्शवाद की आपको बातें करनी है तो आप पूरी तरीके से आदर्शवाद की बात कीजिए, कहिए कि अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं बनी। अगली बात, इसके बाद आपने जो है जो आपने उठाया क्वेश्चन आंसर के दौरान कहा, आपने कहा कि अभी होगा या नहीं, अभी चीजें हैं या नहीं, इस पर हम बहस करने नहीं है कि मतलब अभी चीजें ऐसी हैं या नहीं। इसको जो है आपको कोर बनाना था कि देखिए ये मॉडल बेस्ड डिबेट नहीं है कि आप पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, उसमें किसका प्रभुत्व होगा, क्या होगा क्या नहीं। ये जो है ऐसा खुला हुआ विषय नहीं है कि आप जो है मॉडल की डिमांड करें, नहीं, ये कह रहा है कि कौन बेहतर है। बुद्धिजीवी जो है मॉडल नहीं देने का काम कर रहे हैं, बुद्धिजीवी सिर्फ और सिर्फ अपनी राय रख रहे हैं। और ये जो है बंद विषय है, बंद विषय में होता है कि या तो आप प्रशंसा करते हैं या तो आप निंदा करते हैं या तो वरीयता देते हैं। तो बंद विषय में आपकी ये मांग करना कि भाई कौन सा मॉडल ज्यादा, कैसे आप इसको ये करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, किस तरीके से उसमें क्या प्रारूप होगा, ये सब गलत मांगे हैं आपको। हम लोग वो सब चीजें करने के लिए नहीं बैठे। अगर ये तय हो जाएगा कि आदर्शवाद की स्थिति अच्छी है तो कल को फिर से हम यहीं पर आकर के एक बैठक कर लेंगे और उसमें तय कर लेंगे क्या क्या प्रारूप होगा। तो आपको इस तरीके से और ज्यादा आगे कंटिन्यू करना था। एक और बात जो आप लोगों की तरफ से शिकायतें हैं वो ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये तो बता दिया कि आदर्शवाद की स्थिति जो है किस तरीके से प्रासंगिक नहीं है, लेकिन वो प्रासंगिकता, वो उसकी अप्रासंगिकता किस तरीके से और ज्यादा राष्ट्रहित की रक्षा को कमतर कर रही है, ये बताने में आपको आप ये बहुत अच्छे से बता दे रहे हैं कि यथार्थवाद जो है ज्यादा प्रासंगिक होता है, लेकिन आप यह नहीं बता पा रहे हैं कि यथार्थवाद की प्रासंगिकता किस तरीके से राष्ट्रहित के लिए जो है और ज्यादा बेनिफिशियल। आप सिर्फ इस पर एक चीज कह रहे हैं कि राष्ट्र अपनी स्थिति को देखेगा, उसके हिसाब से फैसले लेगा, ये कवर देने से नहीं होगा। आपने भी कहा एक चीज की जो है चेकोस्लोवाकिया पे जो आक्रमण हुआ था वो यथार्थवाद की वजह से हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था जरा ये तो बताइए कि यथार्थवाद में कैसे था। स्थिति यह है कि यथार्थवाद में क्या है कि चेकोस्लोवाकिया जो है कमजोर देश है, उधर क्या है कि उधर मजबूत देश है। तो यथार्थवाद में क्या है कि आप डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, डोमिनेट करना चाह रहे हैं, इसलिए ये हुआ। सिर्फ एक वाक्य कह बदलने से चीजें नहीं हो जाएंगी, ठीक है। मैं कैसे मानूं, अगर वो क्लेम करें कि आदर्शवाद की स्थिति से हुआ था, आप करें, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ये कारण थे जो है कि आपका जो रोल एग्जाम्पल था, जो रोल मॉडल था आपका, वो जो है यहाँ पर फेल कर गया और इसलिए जो है ये नहीं है उनकी तरफ से। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करें। सब बता ही दिया है, लेकिन बस अगर जैसे आप लोगों ने सदन बनाया था तो फिर वर्ल्ड वॉर 1 के तुरंत खत्म होने के बाद का सदन बनाते हैं। 1938 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। वो जैसा ऋतुराज ने बताया भी कि गिल्ट क्लॉज जो इम्पोज किया गया था जर्मनी के ऊपर, या वो सारी जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, है ना। और इससे पहले बहुत सारे स्कॉलर्स ने, है ना, जैसे E.H. कार ने पहले बहुत सारी बुक्स वगैरह लिख दी हैं कि कैसे ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल और जो ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशन वो कैसे फेल हो रही है ना। तो अगर सदन बना भी रहे हैं तो फिर ऐसे टाइम पे बनाइए कि 1919 का है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई है। अब यहाँ पे तय करना है कि क्या इससे पहले क्या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी लीग ऑफ नेशन से पहले? कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ना। मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई थी, है ना। तो उसके बाद स्टेट ने एक्वायर कर लिया था कि सोवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उनके कोर इंटरेस्ट होंगे, है ना। लेकिन वो कोर इंटरेस्ट है बाद में फिर लीग ऑफ नेशन ने उसको एडॉप्ट किया, मतलब आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन ने उसको एडॉप्ट किया। तो इसका मतलब आप उन्हीं आर्गूमेंट्स को, उन्हीं मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको उससे जोड़ना था, बस यही चीज़ है। मतलब बाकी ऋतुराज ने सब कुछ बता दिया। मेन वही चीज़ है कि अगर ये डिबेट और अच्छी तब हो सकती थी अगर आप टाइम को थोड़ा सा पीछे कर देते, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो है कि जैसे कि आर्गूमेंट्स भी बहुत वेग हैं, मतलब एक तो आइडियलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो नेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली में क्या है? नेशनल इंटरेस्ट उनके हिसाब से आपके हिसाब से अलग अलग नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट दोनों का सेम ही है, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ही नेशनल इंटरेस्ट है। बट वो अपने तरीके से कैसे बचाएंगे उसको, तो वो पावर मैक्सिमाइजेशन से करेंगे वो काम,
आप कैसे, या बैलेंस ऑफ पावर या लॉजिक ऑफ डिटरेंस जो भी है उससे करेंगे, आप उस चीज़ को कैसे करेंगे। आप ये नहीं कह रहे हैं कि वॉर नहीं होती है, वॉर होती है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो वॉर पैदा ना करे, उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, है ना। तो वॉर तो होती है, ये तो कंसिस्टेंट सिचुएशन है ना, हमेशा से होती रही है, लेकिन क्योंकि कोई उससे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, अब शायद हो सकता है, तो ये हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे जो आर्गूमेंट्स है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, बस यही सब चीज़ें, बाकी तो सब बताई है। और जब भी मतलब डिबेट रख रहे हैं तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप डिबेट कर रहे हो ना, तो फिर इस तरीके की चीज़ें मत करिए, है ना। जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो फिर तरीके से, मतलब एक एटिकेट जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ के आ गए हैं, बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं, डिबेट जीत गए तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज में है तो कॉलेज तक रहेगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, बाहर जाएंगे तो लोग साइड से निकल जाएंगे, ठीक है, गेट से, दरवाजे से। तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है, ठीक है, एटिकेट्स का ध्यान रखना है। और जब भी सवाल पूछे जाना है ना, तो फिर गुस्सा नहीं हो जाना, हाइपर नहीं हो जाना कि जवाब देते देते जो है हाइपर हो जाओ, वो नहीं होना है, ठीक है। बस यही चीज़ है। थैंक यू। ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, दो लोग बहुत सब चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूँ, वो पूछूंगा टीम से। जरा इनकी तरफ कैमरा करो, इन्होंने 1938 का सदन क्यों बनाया? ये दरअसल हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम वर्ल्ड वॉर से पहले का सदन बनाएं, क्योंकि जहाँ तक पहले पढ़ा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आइडियलिज्म की जो विचारधारा कहीं ना कहीं आप कौन सा विषय पढ़ते हैं कॉलेज में? हिस्ट्री और पॉलिटिक्स हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, आपको नहीं पता 1938 में क्या हो रहा है? वही चूक हो गया था और पहले का निकालना था। आपके साथी केमिस्ट्री में, मैथ में, बीकॉम में है, चलिए उनकी समस्या ठीक है, आपकी समस्या भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने 1938 का सदन बनाया है, तो हम वर्ल्ड वॉर 2 के पहले का सदन बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाह रहे हैं? तो क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था तो हमको पता चला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहीं ना कहीं जितनी भी आइडियलिस्टिक अप्रोचेस थी वो फेल हो जाती है, फिर वहाँ से रियलिज्म ज़्यादा अपने चरम पर आता है। आइडियलिस्टिक अप्रोचेस फेल हो जा रही है ना, तो आप जब वो बिगनिंग कर रही है तब आपको बनाना चाहिए। वुडरो विल्सन का 14 प्रिंसिपल जो है ना, वहाँ से आप स्टार्ट करते तो ठीक है। उन्होंने क्या बोला था 14 प्रिंसिपल देने के लिए, देते समय ये बोला ना कि जैसे आप आइडियलिज्म की बात करेंगे, नेशन गवर्न कैसे हो रहा है, एक इंडिविजुअल ह्यूमन के नेचर से गवर्न हो रहा है ना। लॉक, रूसो और हॉब्स क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं। तो भाई स्वार्थी है और कह रहे हैं नहीं न्यायप्रिय है, सद्गुणी है। तो आदर्शवादी व्यक्ति कहेगा कि सद्गुणी व्यक्ति जो है आदर्शवाद में विश्वास करेगा, कहेगा आज का मानव जीवन दुष्ट हो गया है, उसको कोई मानना है कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो यथा स्थिति को ही बात करता है, ठीक है। आपकी तरफ समस्या थी और जिसकी तरफ बताया भी अभी पहले, आपने कहा कि चेकोस्लोवाकिया में जो भी हो रहा है या अटैक हो गया है वो यथार्थवाद की वजह से हो गया है। तो मैंने वहाँ लिख लिया कि कैसे हो गया, आपने बताई, ठीक है। तो बताना पड़ेगा, उनके क्वेश्चन सीधे सीधे थे, जैसे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर। तो नेशनल इंटरेस्ट गवर्न होता है ह्यूमन नेचर से, तो ह्यूमन नेचर को आप, तो ये फिलोसफिकल डिबेट, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। जब भी किसी भी डिबेट में अगर आप आदर्शवाद की तरफ जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड लेकर आना पड़ेगा। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा जैसे, और पहली बात भाई डिबेटर्स आजकल इनके पैराडाइम में जाते हैं और हमारे पैराडाइम में आते हैं, तो ये सब करते हैं, थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किसके पैराडाइम में जाके सुने, ठीक है। तो ये और ये पैराडाइम सब बहुत यूज हो रहा है, ऐसा बोलिए कि हमारे मत के हिसाब से, हमारे पक्ष के हिसाब से, ठीक है। तो इनके पैराडाइम में मत जाइए ना, अपने पैराडाइम में रहिए ना, ऐसा कर रहे हैं। बाकी ये है कि निर्णय तो सबको पता ही है कि 3-0 से रामजस की टीम यहाँ विजयी है, ठीक है। और कमी आपकी है, पहला वर्ड जो आपने स्टार्ट किया उसके बाद 1938 लेकर आ गए। मैंने कहा ये अब खत्म, आगे नहीं जा सकते क्योंकि असंभव है, कैसे आप 1938 में। और उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया ना, हिटलर ने अटैक कर दिया। और एक क्वेश्चन ये, जैसे आपसे पूछ रहे थे कि एक अगर कोई बड़ा नेशन है, छोटे पर क्यों अटैक नहीं करेगा अगर उसे रिसोर्सेज चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि आदर्शवाद की तरफ की वजह से नहीं मानेगा। जैसे छोटा है व्यक्ति वो आदर्शवाद में मान रहा, बड़ा व्यक्ति नहीं मान रहा, तो क्या करेंगे? इस प्रश्न का जवाब आपको तैयारी के समय ही सोचना चाहिए था कि अगर आप आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आप सबको, जैसे वुडरो विल्सन बोला, सारे जंगली लोगों को उठाकर हम उसमें कैद कर देंगे लीग ऑफ नेशन में। ये से इन्फॉर्मेशन आप लेकर आए थे, लेकिन लीग ऑफ नेशन में बता तो देते, यूएसए कभी लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं रहा ही नहीं, ठीक है।
तो कैसे आप उसको कहेंगे कि जिम्मेदारी और समानता मिल रही है? वो मतलब मैंने सोचा था कि मतलब कि कहते हैं लेकिन ये फिर मतलब मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक और चीज ऐड हो जाती है। अगर एक बढ़िया टीम होती और मतलब जानकारी लेकर आती तो अच्छी बात रहती, बस ये कह रहा हूँ। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि कैसे आप, अगर कोई बड़ा नेशन है वो क्यों नहीं अटैक करेगा, तो एक व्यक्ति मान रहा है दूसरा व्यक्ति नहीं मान रहा, बुद्धिजीवी होने के नाते आप किसको प्रेफरेंस देंगे? संप्रभुता वाला पॉइंट आप चौथे स्पीच में लेकर आए थे, वही तो बोल रहे हैं, आना चाहिए था, सबसे आखिरी में आता है। सबसे पहले स्पीकर को, नेता विपक्ष को आते ही उठा लेना चाहिए था संप्रभुता। आप चौथे स्पीकर थे, आप लेकर आए थे, उसका नंबर नहीं है। चलिए ठीक है, आज के लिए रामदास को बधाई। ठीक है, कोई सवाल है किसी का पास? बस रामदास को बधाई और रियालिटी को पढ़ाई। पढ़ाई आपको पता है, बस आपने यूज नहीं किया, और यूज किया तो बड़े खतरनाक तरीके से कर लिया। ठीक है, चलिए। थैंक यू।